ओके, तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ अब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग पावर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पहले इसको कवर करके फिर एक एक एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो ध्यान से सुनेंगे। दिस इज रजिस्टर, ठीक है। अब यहां पे अगर इस साइड से सपोज करिए करंट आ रहा है, ठीक है, इस साइड से करंट आ रहा है, तो मान लीजिए दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी। तो अगर करंट यहां से इंटर कर रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस साइड का पोटेंशियल हायर होगा, साइड ए या साइड बी? किस साइड का पोटेंशियल जो होगा हाई होगा बेसिकली, तो दैट इज साइड ए। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल देन लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस बात है। लाइक यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉप 2 वोल्ट का है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पे अभी 8 वोल्ट ही होगा, 2 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, तो दिस इज प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, समझना जरा, अगर किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा है, किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा है, दैट इज ऑलवेज पावर अब्जॉर्ब। आ रही बात समझ में? दैट इज ऑलवेज कंसीडर एज पावर अब्जॉर्ब। ध्यान से सुनना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दैट इज ऑलवेज कंसीडर एज पावर अब्जॉर्ब। अब यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, अगर ये वोल्टेज सोर्स है और भी ढेर सारे मतलब सर्किट में, और भी सर्किट में क्या है, ब्रांचेज हैं, जिसकी वजह से करंट अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अभी भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लाइक दिस इज 5 वोल्ट डीसी सोर्स एंड दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अभी ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर रखी है, मैंने फिक्स कर रखी है, याद रखना, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर छोड़ देते तो शायद करंट की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही होती, बट मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन फिक्स कर रखी, मतलब लाइक कि एक यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड इस वाले वोल्टेज से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से चीजें ऑपरेट हो रही है। तो आप मुझे सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, सिंपल सा आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, कि अभी यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, ये जो वोल्टेज सोर्स है पावर अब्जॉर्ब कर रहा है या पावर डिलीवर कर रहा है? पावर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। पावर क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब यहीं पे थोड़ा सा आगे कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका ए वोल्टेज सोर्स है, जो कि अकेला वोल्टेज सोर्स है पूरे सर्किट में, तो लाइक कि कुछ इस तरीके से, और यहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 5 वोल्ट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अभी आप बता सकते हो कि पावर अब्जॉर्ब हो रहा है, डिलीवर हो रहा है? पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे हर एक सिचुएशन में जहां पर अगर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे पावर डिलीवर। चलो एक एग्जांपल और लेते फिर कंक्लूड कर लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते फिर कंक्लूड कर लेते, फिर एक अच्छा सा एग्जांपल लेके। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि लाइक नॉर्मली होता नहीं है, एक ऐसे समझिए कि एक रजिस्टर है जो कि निगेटिव वैल्यू का है, ठीक है, जो कि निगेटिव वैल्यू का है, मतलब एक तरीके से निगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए हायर पोटेंशियल इस तरीके से, मतलब यहां से करंट निकल रहा है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैंने एक तरीके से सिर्फ समझाने के लिए एक कंडीशन अराइज कराई है। तो अभी आप बताओ, ए रजिस्टर एक तो क्या है बेसिकली एलिमेंट, अभी ये एलिमेंट पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है? पावर क्या कर रहा है,
पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो अब ओवरऑल अगर मुझे चारों पॉइंट का कंक्लूजन करना है, चारों पॉइंट का कंक्लूजन करना है, तो कंक्लूजन क्या करूंगा मैं, जब आपका इन दोनों केसेस को देखो, इन दोनों केसेस को, जो ऊपर वाले केसेस हैं, इन दोनों केसेस में अपन क्या बोल सकते हैं कि व्हेन करंट इज entering into positive terminal, current is entering into positive terminal, then element is absorbing power। क्या लाइन सबको क्लियर है? इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों के एग्जांपल से बात कर रहा हूं मैं, और ये लास्ट के जो दोनों हैं, यहां से मैं क्या बोलूंगा, when current is leaving from the positive terminal, then element is delivering पावर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को? P ऑफ 10 वोल्ट। अब बताइए ध्यान से देख के कि यहां पे पावर डिलीवर हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है? 10 वोल्ट में पावर डिलीवर हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है? 10 वोल्ट पावर डिलीवर कर रहा, अब्जॉर्ब कर रहा? क्या कर रहा? अब्जॉर्ब कर रहा। अब जिसको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है, एक चीज ध्यान दो, एक लाइन, दो लाइनें बस लिखनी है। when current is leaving when current is entering into the positive terminal, करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है तो एलिमेंट इज ऑब्जॉर्विंग पावर, when current is leaving from the positive terminal एलिमेंट इज डिलीवरिंग पावर। तो अभी बताइए यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, लीव कर रहा? इंटर कर रहा ना, क्या कर रहा है, इंटर कर रहा। तो अगर इंटर कर रहा है तो अब बताइए कितना पावर डिलीवर हो रहा है, P इक्वल टू V इंटू वाई, V इंटू आई। तो V की वैल्यू 10, I की वैल्यू 10, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, उतना तो आप सबको पता ही है। तो 100 वॉट, 100 वॉट। अब ये जो 100 वॉट है, दैट इज अब्जॉर्बिंग या डिलीवरिंग? दैट इज अब्जॉर्बिंग। अब आप एक एक करके आप सबका बताओगे। चलो 3 वोल्ट का बताओ सब लोग। अब पावर भी बताओगे, डिलीवर अब्जॉर्ब भी बताओगे, मतलब पावर लिख के फिर उसके बाद ए या डी लिख देना, ए या डी। सेकंड 3 वोल्ट का बताओ, 3 वोल्ट का 33 अब्जॉर्ब, डिलीवर। देखो अब गलतियां कर रहे हो तुम लोग, डिलीवर कैसे बोल रहे हो आप लोग? देखो करंट किधर इंटर कर रहा, प्लस टर्मिनल पे ना, करंट किधर इंटर कर रहा, प्लस टर्मिनल पे। तो इसका मतलब क्या करेगा, 33 वॉट एंड क्या करेगा ये, अब्जॉर्ब। क्लियर है ना सबको? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा है। चलो 2 वोल्ट का बताओ, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का 2 इंटू आई, 2 वॉट एंड अब्जॉर्ब। ठीक है, 2 वॉट अब्जॉर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, किसकी तरफ चलें? 4 एम्पियर का बताओ, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर डिलीवर अब्जॉर्ब। सारे करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज, सारे करंट सोर्स के देखो कि पॉजिटिव यहां पे क्या है, हायर पोटेंशियल किधर है, ग्राउंड साइड या 8 वोल्ट साइड? हायर पोटेंशियल किधर है, ग्राउंड साइड या 8 वोल्ट साइड? वेयर इज द हायर पोटेंशियल? 8 वोल्ट साइड। क्लियर है?
और यहां पे हायर पोटेंशियल किधर है? 13 वोल्ट साइड, दिस इज द लोअर पोटेंशियल ना, यस या नो? समझ पा रहे हो कि नहीं? छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एंड अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ तो जीरो है, यहाँ पे क्या है? हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल। ये वाला ए क्लियर है वोल्टेज के हिसाब से? मतलब अगर यहाँ पे मैंने इस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दी होती, सपोज इसके एक केस बोल रहा हूं, तो इस समय पावर अब्जॉर्ब भी कर रहा होता, क्योंकि जो करंट लीव कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका वहां से लीव कर रहा है ना, ठीक है? खैर डन। तो अभी आप सिंपल देखते जाओ कि ये करंट कहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, कौन कौन डिलीवर कर रहा है? 4 एम्पियर भी डिलीवर, 5 एम्पियर भी डिलीवर, 6 एम्पियर भी डिलीवर, ठीक है ना? तो कितना डिलीवर कर रहा है, कितना कर रहा? 4 इंटू बोलो 25, 4 इंटू 8 ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 ना, ठीक है? तो 32 डिलीवर। ओके 5 एम्पियर, इसका बताओ 5 एम्पियर, 13 minus 8 that is 5, 5 into 5 that is 25 deliver. 6 ampere, 6 ampere that is also 13 into 6 that is 78 deliver, ठीक है? अब एक देखो, एक आपने नाम सुना होगा टेलीगेंस थ्योरम। टेलीगेंस ने क्या बोला था, किसी भी सर्किट में हमेशा जो पावर का एल्जेब्रिक सम होता है दैट इज ऑलवेज जीरो, डजंट मैटर विच टाइप ऑफ दैट सर्किट इज। टेलीगेंस ने यही बोला था कि हमेशा जो पावर का सम होता है दैट मस्ट बी जीरो, मतलब पावर अब्सॉर्ब मस्ट बी इक्वल टू पावर डिलीवर। अब देखते हैं यहाँ पे टेलीगेंस थ्योरम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो इन सबका ऐड करो जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इन सबका ऐड करो जो डिलीवर कर रहे हैं, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा? 135 अब्सॉर्ब एंड 135 डिलीवर। क्लियर? इसका मतलब ए टेलीगेंस थ्योरम को बेसिकली फॉलो मतलब करना है, करना ही होता है, ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन, जितना एनर्जी क्रिएट होगा उतना ही खत्म, मतलब वो, ठीक है? अभी आप बताओ इस ए टाइप, मतलब ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सबको? मतलब ओके क्या? एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट्स, ध्यान से समझते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब एक्टिव एलिमेंट्स का सिंपल सा मतलब है जो आउटर या फिर आउटसाइड वर्ल्ड को एनर्जी दे रहा हो, जो बेसिकली एनर्जी क्या कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो। लाइक जितने भी सोर्सेज होते हैं दे आर व्हाट, दे आर एक्टिव सोर्सेज, एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बात समझ पा रहे हो? एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो बेसिकली किसी भी सर्किट में जितने भी सोर्सेज होते हैं, लाइक करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सारे क्या होते हैं? दोज आर एक्टिव एलिमेंट्स। एक काम करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसमें? independent sources and dependent sources, independent sources and dependent source, done? ओके देखो एक्टिव एलिमेंट, इंडिपेंडेंट, अनडिपेंडेंट। ओके अब यहाँ पे पहले इसी को क्लियर कर देते हैं। अभी जो डिपेंडेंट सोर्स है बेसिकली इसको फर्दर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं 4 पार्ट्स में।
इसको मैं अलग से डील करता हूं, बट इसको फिलहाल अभी के लिए यहां पे मैं चारों क्लासिफिकेशन बता देता हूं। क्या क्या देखो, लाइक एक काम करता हूं, आप ही बताओगे। जैसे देखो, मान लीजिए यहां पे एक सर्किट है, लाइक दिस इज प्लस माइनस 5 वोल्ट, या फिर सिंपली दैट इज भी, सिंपली दैट इज भी, ठीक है, दैट इज भी। अब यहां पे एक आपका रजिस्टर लगा हुआ है और यहां पे एक, अच्छा हाँ, यहां पे आ जाता हूं। देखो, जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक है, दैट इज लाइक दिस। मतलब आपको किसमें मिलने वाला है, स्क्वायर, या फिर जैसे इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो आप, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल। और अगर मैं यहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करूं, हाँ डायमंड, ठीक है, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो नॉर्मली जो आपको देखने को मिलेगा वो दिखेगा आपको सर्कल में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। चलो, तो अब आता है टॉपिक पे। देखो, मान लीजिए भी है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, सॉरी 5 ओम है, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस एक तरीके का, लाइक देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस माइनस 3V, प्लस माइनस 3V। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, बहुत ध्यान से सुनना। अभी ये बताओ, ये जो आपका ये जो सोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, सिंपल सी बात बताओ, दिस इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट, ओके। अगर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो बेसिकली अगर मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यस या नो, इस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप इसको जब नाम दोगे तो बेसिकली आप नाम क्या दोगे कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। समझ आ रही बात, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। देखो क्यों, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा, कंट्रोल कौन कर रहा, वोल्टेज कर रहा। कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। क्या ये बात क्लियर है सबको, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अगर मैं यहीं पे इस वोल्टेज सोर्स की जगह, इस वोल्टेज सोर्स की जगह मान लीजिए आप यहां पे मैं ऐसे लगा दूं, लाइक दिस इज करंट सोर्स एंड जिसकी वैल्यू है दैट इज आई। तो इस सिचुएशन में क्या बोलोगे आप इस सोर्स को, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट कर रहा है क्या ये, वोल्टेज सोर्स। होगी बात क्लियर। और इसी तरीके से अब यहां पे अगर हम सिंपल सा मान लीजिए वोल्टेज सोर्स लेते हैं और यहां पे हम इस तरीके से करंट सोर्स बना देते हैं, कुछ इस तरीके से करंट सोर्स बना देते हैं। डन। करंट सोर्स अगर हम बना देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, अभी मान लीजिए यहाँ पे दिया 3V। अभी बताओ एक कौन सा सोर्स है, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप क्या नाम दोगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और अगर यहीं पे वोल्टेज सोर्स की जगह
करंट सोर्स है, तब अपन क्या बोल देते उसे, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको डिपेंडेंट सोर्स के चार टाइप्स हैं। क्या क्या? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। डन। ठीक है, ओके। फिर से एक बार मैं दिखा दूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के दो टाइप, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब सोर्सेज। सोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज। अभी मैंने डिपेंडेंट सोर्सेज की बात कर ली, अभी मैं किसकी बात करने वाला हूं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ओके, अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को फर्दर अपन क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। आपका समय और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं इस टेबल मतलब इस टाइप से बता रहा हूं ना, ठीक है, क्योंकि एक एक करके लिखवाना, फिर आपको आप पता लगा पिछला आगे चल रहा, पीछे आप भूलते जा रहे हो। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। क्या? आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स। डन। अब आइडियल सोर्स में आपका क्या होएगा, वो उसके बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में। तो आइडियल सोर्स में किसकी किसकी बात करेंगे, वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। डन। तो active elements, independent sources, dependent sources. Independent sources can be classified as ideal sources and practical sources. Ideal sources further classified as ideal voltage source and ideal current source. क्या होता है ideal voltage source, क्या होता है ideal current source, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम मैनर में हम प्रैक्टिकल सोर्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या? प्रैक्टिकल, मैं सबको एक एक करके डिफाइन करूंगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, ये भी डन। ओके, तो दिस इज द चेन ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। डन। दिस इज द चेन ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। आगे बात करें, पैसिव एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। पैसिव एलिमेंट्स पे अब देखो यार, पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स मतलब क्या है, जो आउटसाइड वर्ल्ड को एनर्जी दे नहीं रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइक पैसिव एलिमेंट्स। तो अब यहां पे जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स बेसिकली ये क्या हो सकते हैं, जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब एनर्जी अब्जॉर्ब करने में बेसिकली हमारे तीन मेन एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हालांकि ये डिलीवर भी करेंगे बट सर्टन कंडीशन के साथ, और वो क्या होंगे, बेसिकली रजिस्टर और आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर।
ठीक है। और ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है, इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो एज अ लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इन द सेम मैनर आप इन दोनों को भी, जितने भी एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स हैं, उनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब यहां पे देखो काफी क्वेश्चंस हमने फ्रेम कर लिए हैं अपने लिए कि क्या मतलब होता है, मतलब इन सबको एक एक करके डील करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, ये जो आपके सामने पूरी चेन पड़ी हुई है, इस ये वर्ड वाइज मतलब सुना तो हुआ है ना सारा कुछ, जैसे नो मैं एक एक करके बताऊंगा, बट सुना तो हुआ है ना सारा कुछ। एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। पैसिव रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। एक्टिव एलिमेंट इंडिपेंडेंट में आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब इसमें मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे रैंडमली लूंगा, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा एक्टिव एलिमेंट्स है। ऑब्वियस सी बात है आपसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स नहीं पूछेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। आपसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स नहीं पूछेगा। तो एक्टिव एलिमेंट्स, अभी देखना आप, मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। एक्टिव एलिमेंट्स, ओके। अब देखो, अगर अगर बहुत ही कम वर्ड में डिफाइन करें तो क्या हो सकता है, कैपेबल, कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी, कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। कैपेबल टू, चलो कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी, सिंपल, ठीक है। या फिर दूसरा वर्ड अब कहोगे, हाँ ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। या फिर दूसरा जो प्रॉपर्टी है एक्टिव एलिमेंट्स की, दैट इज व्हाट, एलिमेंट शुड हैव इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, एलिमेंट should have internal amplification, element should have internal amplification। ध्यान से समझो, ये दो प्रॉपर्टी अगर आप मतलब किसी भी एलिमेंट में है तो उसे आप क्या बोलोगे, एक्टिव एलिमेंट्स। एक काम करते हैं, मैं आपके सामने कुछ, अच्छा अगर मैं यहीं पे पैसे को भी डिफाइन कर दूं, पैसिव को, तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एक साथ आप बता देना कि वो कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। अगर मैं यहीं पे पैसिव को भी डिफाइन कर दूं, लाइक क्या ये अलग अलग करना, पैसिव एलिमेंट्स। तो पैसिव एलिमेंट्स मतलब क्या है कि सिंपली नॉट कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी, नॉट एम्प्लीफिकेशन, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। पहले अभी ये दोनों लाइन क्लियर है सबको। अब आप अगर इस डिफिनीशन से अगर मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दूं तो क्या आप उसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे, हाँ या ना। देखो, तो यहां पे मैंने एक पहली लेयर अभी यहां पे खत्म करी, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट्स, डन, पहली लेयर। अब दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरे पे
अगर देखो यहां पे हालांकि एक मैंने एक चीज यहां पे दिखाई नहीं है, ठीक है। एक टर्म होता है यूनिलेटरल बाइलेटरल, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं ना, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म उसमें क्लासिफ इसमें नहीं दिखाया मैंने, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूं फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो सेकेंड वन इज व्हाट, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। तो देखो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। ये डायरेक्ट यहां से मतलब होता है ना कि एग्जाम में जैसे होता है कि क्या बोलते हैं आपसे एलिमेंट आएगा, तो कुछ उसमें पूछेगा कि दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर यूनिलेटरल और बाइलेटरल, तो वो सारे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिलेटरल बाइलेटरल होता क्या है। ओके, तो मान लीजिए रजिस्टर है और ये वोल्टेज सोर्स है, दिस इज डायोड। तो यूनिलेटरल बाइलेटरल का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो और आपका जो इंपीडेंस है या रेजिस्टेंस है सेम होता है, तो उसे बोलेंगे बाइलेटरल। जैसे अगर मैं करंट चाहे इधर से फ्लो कराऊं, चाहे मैं करंट इधर से फ्लो कराऊं, दोनों ही केसेज में ये सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है, कितना इंपीडेंस ऑफर करने वाला है, आर। यस या नो, बोलो यार। मैं चाहे करंट इधर से फ्लो कराऊं चाहे इधर से फ्लो कराऊं, ए रेजिस्टेंस कितना ऑफर करने वाला है, आर। तो दिस इज नोन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बाइलेटरल। इधर आ जाइए, जब आप इसे इस साइड से करंट फ्लो कराएंगे तो डायोड विल वर्क एज अ ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, डायोड विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस अगर आइडियल है तो, ठीक है। इधर आ जाइए, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो उस सिचुएशन में जो ये डायोड कैसा काम करेगा, इट एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट, और इस समय जो करेगा दैट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अभी जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि सर जीरो, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इनफाइनाइट, ये मैं अभी लेने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखिए, करंट की डायरेक्शन जब पॉजिटिव थी तो जीरो रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन जब निगेटिव है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो एक डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जीरो रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन निगेटिव है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिलेटरल। क्लियर है यार। अच्छा, यहां पे आर की जगह यल होता, सी होता, तो क्या ये यूनिलेटरल होता है या बाइलेटरल? अगर इन केस अगर आर एल सी है तो, तीनों होते तो तब भी क्या होना था, बाइलेटरल ही होना था, तब भी क्या होना था, बाइलेटरल ही होना था। ओके, अब इधर नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा था, चलो तो एक्टिव पैसिव, चलो लीनियर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट आपको तो डायरेक्श बाई डायरेक्शनल क्या बोल रहे हो, अच्छा बाइलेटरल और बाई डायरेक्शनल बोलना चाह रहे हो, हाँ बोथ आर सेम, बाइलेटरल बाई डायरेक्शनल बोथ आर सेम। ओके, तो एक्टिव एलिमेंट, डिपेंडेंट सोर्स, ये इसके बारे में बात हो चुकी है, इसके बारे में बात हो गई थी ना, जैसे नो, डिपेंडेंट सोर्स को मैंने समझा दिया था आपको, याद है, भूल गए? मैंने डायग्राम बना के दिखाया था आपको,
उससे ज्यादा नहीं समझ में आया तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब समझ में आ गया था। चलो तो इंडिपेंडेंट पे फोकस करते हैं। इंडिपेंडेंट पे, इंडिपेंडेंट में आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स, आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स। आ जाइए इस पे। तो पहले वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। पहले वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। अब वोल्टेज सोर्स को अपन दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेंगे। क्या क्या? वही, चलो, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। तो पहले अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स की बातें करते हैं। वोल्टेज सोर्स, फर्स्ट वन, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ओके, अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स समझते हैं, जरा ढंग से समझते हैं ताकि हमें रटना ना पड़े कुछ। सपोज दिस इज सोर्स वोल्टेज, सपोज दिस इज सोर्स वोल्टेज, ठीक है, एंड दिस इज द लोड। दिस इज द लोड, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स ए आपका मान लीजिए लोड है, इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, दैट इज V, दैट इज V। ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज है, सारा का सारा किसके क्रॉस पहुंच जाए? लोड के क्रॉस। बात समझ पा रहे हो? जितना भी आपका सोर्स वोल्टेज है, सारा का सारा कहां पे पहुंच जाए? आपका लोड के पास। तो मतलब V इज इक्वल टू, अगर Vs है तो इसको आप क्या बोलोगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब कहोगे सर ऐसा ही होता है, बट एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या ये जो वायर है, यहां पे जो वायर है, ये मतलब एक कब पॉसिबल है? जब इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो ना? यस या नो? एक कब पॉसिबल है? जब ये वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। ऑब्वियस बात है, जिससे भी आपने कनेक्ट कर रखा है उसका वायर का रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं है। तो मतलब क्या कभी ये पॉसिबल है कि अगर ये 100 वोल्ट यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है, तो क्या एग्जैक्टली 100 यहाँ पे पहुंचेगा? बोलो। नहीं, नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर 100 वोल्ट नहीं पहुंच रहा है तो मतलब क्या हो रहा है रास्ते में? रास्ते में क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप, देखो करंट ड्रॉप नहीं बोल रहा हूं, याद रखना। क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप को अगर आपको दिखाना है, मतलब होता ना कि अब आप यहां पे आपको मिल रहा है 90 वोल्ट, अब साफ साफ दिख रहा है 10 वोल्ट का ड्रॉप है, तो आप क्या करोगे? आप रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे और उसे क्या बोल दोगे कि दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे होता है ना कि मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं हमेशा, कि कहीं बिल पास हुआ, ठीक है, मान लो 10 करोड़ का बिल पास हुआ। अब आपको पता है कि वो काम कितने का हो रहा है? 8 करोड़ का। अब वो 2 करोड़ ऐसे कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि हमने खा लिया, वो किसी न किसी के मत्थे तो चढ़ाया जाएगा या फिर कुछ ना फर्जी वाड़ा दिखाया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो दैट इज बेसिकली इंटरनल लॉसेज, जो आपको किसी न किसी के माथे चढ़ाना ही पड़ेगा, बेसिकली दिखाना पड़ेगा। तो वो जो लॉस हो रहा है, जो भी ड्रॉप हो रहा है, वो आपको यहाँ पे
दिखाना पड़ेगा और उसी को बोलते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रही नहीं यार बात? अब कहोगे सर अगर नहीं दिखाते तो अब जैसे, अच्छा यहां पे अब अगर कोई ये बोले कि हाँ मतलब अगर कोई ये बोले कि हम वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्या ये सेंटेंस सही है? मतलब क्या हम जानबूझ के वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें ऐड करते हैं? बोलो, क्या हम वोल्टेज सोर्स में उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस अपने से ऐड करते हैं? नहीं, हम ऐड नहीं करते। समझ रहे हो? हम ऐड नहीं करते। तो फिर वो कहां से आ जाता है? एक्चुअली आता नहीं है, हमको दिखाना है कि ये 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ कहां, तो इसके लिए हम वहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो यार यहां पे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मतलब एक तरीके से हम उसे शो करने के लिए यूज कर रहे हैं, न कि हम एक्सटर्नली वहां पे जाके आर रेजिस्टेंस का एक वायर लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो? न कि हम वहां जाके एक आर रेजिस्टेंस का वायर लगा रहे हैं, हम बेसिकली शो करना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो ड्रॉप है इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रखा है। डन। तो अब बताइए, अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही काफी एग्जाम्स में कि व्हाट शुड बी द internal resistance of ideal voltage source? What should be the internal resistance of ideal voltage source? तो अब देखिए, अब एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आप आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस पहुंचना चाहिए? लोड के क्रॉस। पूरा का पूरा वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कहां पहुंचना चाहिए? लोड के क्रॉस। और एक कब पॉसिबल है? जब आर की वैल्यू क्या होगी? एक कब पॉसिबल है? जब आर की वैल्यू क्या होगी? 0। यस या नो? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं? देखो मुझे पता है सबने रटा होगा कि आइडियल वोल्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, मैं उस बात पे फोकस कर ही नहीं रहा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 क्यों होता है, या फिर 0 मतलब हम बेसिकली एज्यूम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सोर्स का वोल्टेज है सारा का सारा कहां पे पहुंचे? लोड पे पहुंचे। ठीक है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स शुड बी 0, आर इक्वल टू 0, तभी आप इसे क्या बोलोगे? अच्छा दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो इसमें अगर करंट फ्लो होता है, सपोज करंट फ्लो होता है, तो अगर ये करंट फ्लो होगा तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप है that will increase, decrease or remain same? अगर करंट की वैल्यू चेंज होती है तो तो मेरा क्वेश्चन क्या था बताओ? मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो आप, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? या ड्रॉप होता है क्या? आई इंटू आर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? इंक्रीज ही होगा ना। ठीक है ना? ओके। अब एक काम करता हूं मैं, देखो मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। आइडियल प्रैक्टिकल, देखो अब अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, प्लस माइनस Vs एंड प्लस माइनस V। तो इस सिचुएशन में जो टर्मिनल वोल्टेज है, इस सिचुएशन में
जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज, मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कि टर्मिनल वोल्टेज और करंट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका स्टेटमेंट कैसे आता है वो भी मैं बताता हूं एग्जाम में कैसे आया हुआ है। मान लीजिए ये टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज चलो मैं VT से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज VT। अब आप बताइए अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो क्या टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा? अगर करंट की वैल्यू मतलब यहां पे ड्रॉप हो रहा है क्या? कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सोर्स वोल्टेज के बराबर ही होगा, यस या नो? आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो लाइक दिस इज, ठीक है, ओके। अब यहां पे आ जाइए प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बात करते हैं थोड़ा सा। प्रैक्टिकल मतलब देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे जो आपका वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है, अब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे जितना आना चाहिए क्या आएगा क्या? वेरी गुड, तो वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब आइडियली जब करंट जीरो है, सॉरी, जब करंट की वैल्यू जीरो है, जब करंट की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं, और कोई ड्रॉप नहीं तो VS इक्वल टू भी, VS इक्वल टू मतलब V इक्वल टू VT इक्वल टू VS, यहाँ पे VS। बट अब जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया, आप ऐसे समझो, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 एम्पियर 2 ओम है, 1 एम्पियर फ्लो कराया तो 2 इंटू 1 2, 2 एम्पियर करंट फ्लो कराया 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 एम्पियर कराया 3 इंटू 2, मतलब इस तरीके से जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड दिस इज द व्हाट प्रैक्टिकल, मतलब आइडियल तो ये था, दिस इज द आइडियल। तो मतलब आपका जो प्रैक्टिकल, आपका जो वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं यार सब लोग? मतलब यार सिंपल सी बात है कि वो ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ड्रॉप, तो जब ड्रॉप तो उसको सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा? जितना जनरेट होना था वो तो जनरेट हो ही रहा है, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? लोड को ना, लोड टर्मिनल को ना, यस या नो? सेक्रीफाइस किसको करना पड़ रहा है? लोड टर्मिनल को। तो दिस इज द, तो यहां पे एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट लिखना, फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, फॉर एन आइडियल वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इज इंडिपेंडेंट, मैं इस लाइन को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ये सब, VT इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल करंट, ऑफ द, सिंपली ऑफ करंट ना, ऑफ टर्मिनल करंट। और इसमें अपन क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे कि फॉर एन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स टर्मिनल voltage is function of, terminal voltage is function of terminal current, ठीक। this is what, this is about voltage source,
कोई दिक्कत किसी को? दिस इज अबाउट वोल्टेज सोर्स, अभी करंट सोर्स के बारे में बात नहीं हुई है। अब बात करते हैं किसकी? करंट सोर्स की ना, करंट सोर्स की। ओके, यहां पे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए करंट सोर्स है और यहां पे लोड लगा हुआ है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल करंट सोर्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल करंट सोर्स? कि सारा का सारा सोर्स करंट कहां पे पहुंचे? लोड में, यस या नो? सारा का सारा सोर्स करंट कहां पे पहुंचे? लोड पे। बट अगेन यहां पे क्या सारा करंट पहुंच रहा होगा? नहीं, सारा करंट नहीं पहुंच रहा होगा। तो अब मतलब लाइक यहां पे ऐसे समझो आप, अगर ये 10 एम्पियर है, ये देखो, अगर ये 10 एम्पियर है तो ये 9 एम्पियर, ओके, 9 एम्पियर ही पहुंचा। इसका मतलब 1 एम्पियर कहीं चला गया, यस या नो? इसका मतलब 1 एम्पियर कहीं पे आपका चला गया। अब 1 एम्पियर, अच्छा अभी बताओ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, करंट ड्रॉप हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप या करंट ड्रॉप? यहाँ पे ड्रॉप किस क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप या करंट ड्रॉप? करंट ड्रॉप। तो अगर करंट ड्रॉप हो रहा है तो करंट ड्रॉप होता किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? करंट ड्रॉप किस में होता है, सीरीज में या पैरेलल में? करंट ड्रॉप किस में होता है? पैरेलल में। तो इसका मतलब यहां पे थोड़ा बहुत करंट चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करंट चला जाएगा। मतलब अच्छा, क्या ये हमने येलो वाला ब्रांच, मतलब जैसे कि क्या हमने जानबूझ के करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया होता है क्या? क्या हमने जाके वहां पे एक वायर लगाया होता है? आंसर इज नो, हमने नहीं लगाया। तो फिर जरूरत क्या थी दिखाने की? एक्चुअली करंट पूरा का पूरा लोड पे नहीं पहुंच रहा था, और हमें दिखाना तो पड़ेगा कि आखिर जा रहा है तो कहां जा रहा है। नहीं, चलो नहीं जा रहा, बट एटलीस्ट हमें ये तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, कहीं तो जा रहा है, यस या नो? कहीं तो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आप लगा देते हो, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हो। ओके, अब मान लीजिए आपने लगा दिया, मतलब एक तरीके से आपने अल्टरन एक पाथ प्रोवाइड कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप वैसे जनरली क्या क्या चाहते हो आप, कि सारा का सारा करंट किस में से जाए, मतलब इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से या फिर लोड में से? आप क्या चाहते हो, करंट किस में से जाए? आई एस इज इक्वल टू आई एल। अच्छा, तो अगर आई एस इक्वल टू आई एल चाहते हो तो एक बात बताओ कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, ताकि उसमें से करंट ना जाए। वेरी गुड, ताकि उसमें से करंट क्या हो, ना जाए। जीरो, जीरो मत करना। अगर जीरो कर दिया फिर तो जीरो रेजिस्टेंस मतलब सारा शॉर्ट सर्किट हो गया और सारा का सारा करंट इसी में से चला जाएगा, ठीक है। तो क्या चाहिए, इनफाइनाइट या फिर वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक है। आई एस इक्वल टू आई एल, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स। व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट? इंटरनल इंटर इंटरनल रेजिस्टेंस of ideal current
source is what? Infinite. Ideal current source is what? Infinite. ठीक है, ideal current source is what? Infinite. अब ये तो आपका कुछ ऐसा सीन हो गया। डन। अब यहां पे अगर देखा जाए तो देखो, मतलब एक तरीके से अगर आइडियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, आइडियल रिप्रेजेंटेशन की, तो कैसा दिखाना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट? ओपन सर्किट ना, दिस इज व्हाट? ओपन सर्किट। तो इसलिए सारा का सारा रेजिस्टेंस आपका लोड में से चला जाएगा, दैट इज आई एल, दैट इज आई एल। डन। तो दिस इज द आइडियल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रैक्टिकली इंटरनल करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स इज वेरी हाई ना, ठीक है, ताकि उसमें से करंट मिनिमम से मिनिमम जाए। तो इसमें जैसे आपका टर्मिनल करंट से इंडिपेंडेंट होता था, इसमें टर्मिनल वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी आपका ये लॉजिक है। तो अभी आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज या पैरेलल? सीरीज। एंड internal resistance of voltmeter, sorry, voltage source should be, voltage source should be 0. Internal resistance of ammeter, sorry ammeter बोल रहा हूं, current source should be what? Should be what? Infinite and connected in parallel, connected in parallel, ठीक है। अच्छा, अब बार बार एक इसमें मैं एक उसको अभी 2 मिनट लगेगा, उसको भी पूछ ही लेता हूं, क्लियर भी कर देता हूं। क्या वोल्ट मीटर एंड अमीटर, वोल्ट मीटर एंड अमीटर, ओके। तो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर किसमें कनेक्टेड होता है? सीरीज में या पैरेलल में? इंटरनल बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर किसमें कनेक्टेड होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर किसमें कनेक्टेड होता है? वोल्ट मीटर में सीरीज, मुझे पता था कि सबको कंफ्यूजन होगा, अभी तक मेरे पास एक भी आंसर सही नहीं आया, पता है तुम्हें? सीरीज पैरेलल, कुछ रहो। वोल्ट मीटर सीरीज और अमीटर सीरीज, अमीटर पैरेलल।
ये क्या बोल दिया सर? चलो इसका आंसर दो। वोल्ट मीटर लोड के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में। किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में। ठीक है, चलो ये तो सही हुआ। ओके, नेक्स्ट। डाउट तो मन में एक भी रखना ही नहीं है यार। तीसरा क्वेश्चन। रास्ते में तुम्हारी बाइक पंचर नहीं होगी? ओके, इसका आंसर बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर व्हाट? अरे नहीं, सीरीज पैरेलल तो हो गया। जीरो और इनफाइनाइट? जीरो और इनफाइनाइट। बहुत पंगे क्रिएट कर रखे तुमने। अब इसको मैं समझाता हूं। ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं लिख दिया आप रट लो, ऐसा कुछ नहीं। मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। जिसको जिसको भी डाउट है ध्यान से समझना। देखो, मान लो ये आपका लोड है जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है। लाइक दिस इज योर लोड जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है। अब आपने क्या किया, आपने एक आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यार, वो तो रहेगा तो सीरीज में ही ना। आपके बोलने से पैरेलल में थोड़ी ना आ जाएगा। आगे देखिए, अब यहां पे मान लीजिए ये आपका लोड है, दिस इज द लोड। अब आपने यहां पे क्या लगाया, अमीटर। तो यार इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो बेसिकली क्या है, सीरीज में ही है। देखो, ए बी सीरीज में है, ए बी सीरीज में है। बट जो अमीटर वाला अरेंजमेंट है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, and that arrangement of voltmeter is connected in parallel with the load। क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? मैंने ऊपर के दो आंसर दे दिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड internal voltage is connected with the load in parallel and internal ammeter is connected in the with the series in the series with the load। बोलो, अभी दो ऊपर के दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि नहीं? अभी एक लास्ट बचा हुआ है, एक लास्ट बचा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब एक बात बताओ, अब अगर आपका करंट मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर, तो आप ये 10 एम्पियर किस में से जाने देना चाहोगे, आरएल में से या वोल्ट मीटर में से? बोलो।
आरएल में से या वोल्ट मीटर में से? आप एक करंट किस में से जाने देना चाहोगे? लोड रेजिस्टेंस में से, ताकि आपका क्या हो, जो वोल्टेज हो वो आए 10 इंटू आर एल। यस या नो? टेन इंटू आर एल। यस या नो? क्लियर है यार? तो अब बताइए, अगर आप सारा का सारा करंट लोड में से जाने देना चाहते हो तो व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब आप यहां पे करंट देखो, अब अगर आपको पता है कि जो भी वोल्टेज सोर्स है सारा का सारा किसके क्रॉस आ जाना चाहिए? लोड के अक्रॉस। यस या नो? सारा का सारा किसके क्रॉस आना चाहिए? लोड के क्रॉस, ताकि VL अपॉन RL, मतलब सॉरी, ताकि आपको, हाँ, ताकि आपको जो करंट मिले, करंट की एग्जैक्ट वैल्यू मिले। व्हाट इज एग्जैक्ट करंट? वोल्टेज अपॉन RL। तो अब बताओ, क्या आप क्या चाहोगे कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज पहुंचे, हाँ या ना? आप यही चाहोगे ना कि पूरा का पूरा वोल्टेज कहां पहुंचे? लोड के क्रॉस। सोर्स वोल्टेज कहां पहुंचे? लोड के क्रॉस। तो इस सिचुएशन में आप क्या यहां पे कोई ड्रॉप होने देना चाहोगे? अमीटर में क्या कोई ड्रॉप होने देना चाहोगे कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाए? नहीं। तो उसके लिए व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर? 0। अब बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है ना? मैंने करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स का बता दिया, मैंने अमीटर, मैंने वोल्ट मीटर का बता दिया।